नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी में हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा समतल पृष्ठ पर समतल प्रकाश तरंग का अपवर्तन। दोस्तों, यहाँ पर हम जो चीज देखेंगे, अपवर्तन को देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रकाश की जो प्रकृति है, प्रकाश का जो व्यवहार है, वो कणीय ना मानकर तरंगीय व्यवहार मानेंगे। अर्थात यहाँ पे मानेंगे कि प्रकाश तरंग रूप में आ रहा है, आपतित हो रहा है और तरंग रूप में ही अपवर्तित हो रहा है। तरंग रूप में उसका क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। और जो ये कहा था कि भाई साहब, प्रकाश कणीय रूप में नहीं आता, तरंग रूप में आता है, तरंग रूप में संचरित होता है, वो कहा था आपके हाइगेंस भाई साहब ने। तो हाइगेंस भाई साहब ने सिद्धांत दिया था कि कैसे इसका संचरण होता है। तो उसी के आधार पर उन्होंने प्रकाश का अपवर्तन समझाया तरंग के रूप में। ठीक है, यहां पर देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जो आप कोई भी स्रोत है, जैसे हम हमारा प्रकाश का स्रोत मान रहे हैं सूर्य को, सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य हमसे बहुत दूरी पर है, सूर्य के पास में गोलीय तरंगाग्र बनेगा, लेकिन जब सूर्य से दूर आते आते पृथ्वी पर आएगा वो तरंगाग्र, तो ज़्यादा दूरी के कारण बहुत बड़ा हो जाएगा तरंगाग्र, और हमें कैसा दिखेगा? हमारे लिए तो बिल्कुल कैसा हो जाएगा? बिल्कुल फ्लैट, समतल तरंगाग्र दिखेगा। कैसा दिखेगा? समतल तरंगाग्र दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रकाश आ रहा है तरंग के रूप में आ रहा है, जो तरंग के रूप में आ रहा है उसका तरंगाग्र कैसा है? समतल है। तो आपतित तरंगाग्र कैसा प्राप्त होता है? हमें समतल प्राप्त होता है। ठीक है ना? ये जो ए बी है, आपतित तरंगाग्र इनिशियल तरंगाग्र है, जो किसी न किसी ये जो पीपी डैश आपको दिखाई दे रहा है, ये पृष्ठ है जो दो माध्यमों को, माध्यम एक वायु और माध्यम दो जो सघन माध्यम है, माध्यम एक को मैं विरल माध्यम लेके चल रहा हूं और माध्यम दो को सघन माध्यम लेके चल रहा हूं। तो आपका जो ये तरंगाग्र है, इन दो माध्यमों के बीच में अटक के रह जाता है, मतलब टकराता है वहां पर, जिसमें इसका एक बिंदु ए पहले पहुंच जाता है और बी बिंदु कुछ देरी पर होता है। ठीक है ना? कुछ ऊंचाई पर होता है, और ये पृष्ठ ए बी पीपी डैश के साथ में आई एंगल बनाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ फिर से एक बात, कि यहाँ पर जो भी इंसिडेंट एंगल है, ये लंब जो खींचते ना अभी लंब, उससे नहीं लिया जाता। जो इंसिडेंट एंगल है तरंगाग्र और आपतित तरंगाग्र और पृष्ठ के बीच में लिया जाता है। जो पीपी डैश पृष्ठ है, जो दोनों को बांटता है, विभाजित करता है, दोनों माध्यमों को विभाजित करता है, पीपी डैश, उन उससे लिया जाता है आपतित तरंगाग्र। और सारी कैलकुलेशन यहाँ पे पृष्ठ से चलेगी, अपवर्तन का भी लोगे तो 20 से ही लोगे। अब ये आता है, टकराता है, अब इसका आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सघन में जा रहा है, तो आपको पता है विरल माध्यम में प्रकाश की स्पीड ज़्यादा होती है और सघन में प्रकाश की जो स्पीड हो जाती है वो कम हो जाती है। ठीक है ना? तो कुछ ऐसी घटना होगी, जब आप एक तरफ से इसको पहले पहुंच जाओगे तो यहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन ये तो जैसे ये यहाँ पे टकराया, ए बिंदु यहाँ पे टकरा गया तो ये अंदर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन बी बिंदु यहाँ पर ही है अभी भी, तो बी बिंदु सी तक पहुंच जाता है। उस टाइम पे कुछ टी टाइम पे बी को सी तक पहुंचने में समय लगता है, और उतने समय में ए ई तक चल लेता है। कितना चल लेता है? ए ई तक चल लेता है। लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा ए से ई तक की दूरी क्या है? कम है। क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि इसमें चाल कम हो गई। क्या हो गई? चाल कम तो दूरी भी कम। समय समान, बी से सी और ए से ई में पहुंचने में समय समान लेंगे, लेकिन एक में देखोगे दूरी ज्यादा आ रही है, एक में दूरी कम आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखोगे एंगल चेंज हो गया, एंगल शिफ्ट हो गया, इसमें दूरी ज्यादा, इसमें दूरी कम, तो ये जो इससे इसको मिलाएंगे तो ये अपवर्तित तरंगाग्र कहलाता है। ये कैसे बनता है वो सारा डिटेल में अपन स्टडी करेंगे, तो मैं तो मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको कि क्या सीन है। तो आपका आपतित तरंगाग्र आएगा और पृष्ठ के साथ आई एंगल बना रहा होगा, और जैसे सघन माध्यम में घुसेगा तो उसका अपवर्तन इस हिसाब से हो जाएगा, जो पृष्ठ से आर एंगल बना रहा होगा। अब आई एंगल और आर एंगल यहाँ पे भिन्न भिन्न होते हैं। यदि ये दोनों यदि आपके आई और आर एंगल स्नेल के नियम को
स्नेल के नियम की पालना करेंगे तो उससे सिद्ध हो जाएगा कि भाई साहब यहाँ पर सही में अपवर्तन हुआ है। अगर नहीं करते स्नेल के नियम की पालना तो यहाँ पर अपवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि V2 में स्पीड कम है क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, और V1 यहाँ पे निर्वात या वायु ले लो जो कि आपका विरल माध्यम में प्रकाश की स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है ना, ये कैसे बना, डायग्राम कैसे आया, उस पर चर्चा करते हैं सबसे पहले। ठीक है, चित्र निर्माण का तरीका, आपको सबसे पहले क्या लेना है, दो माध्यम लेने हैं और दो माध्यम को सेपरेट करने वाली एक लाइन लेनी है। माध्यम एक आपने ऊपर रखा, माध्यम दो यहाँ पे ले लिया, कोई सा भी माध्यम ले सकते हो, कांच ले सकते हो, पानी ले सकते हो, आपकी इच्छा जो लेना चाहते हो दूसरा माध्यम। एक माध्यम वायु या निर्वात हो जाएगा। अब इन दोनों को सेपरेट करने वाली रेखा पीपी डैश हम बोल देते हैं। और अपन को पता है माध्यम दो सघन है तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, और माध्यम एक निर्वात है तो उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। मतलब माध्यम दो में प्रकाश की चाल कम और माध्यम एक में प्रकाश की चाल ज्यादा। ठीक है ना, निर्वात में ज्यादा, इसमें कम। अब अगला, सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारे तरंगाग्र को लेके आएंगे। किसको लेके आएंगे, तरंगाग्र। जो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो प्रकाश स्रोत है बहुत दूर होने के कारण जो हमारा तरंगाग्र है वो कैसा मिलेगा, हमें समतल तरंगाग्र मिलेगा। क्या मिलेगा, समतल तरंगाग्र। और ये समतल तरंगाग्र पृष्ठ से कुछ आई एंगल बनाता है। आपतित तरंगाग्र है ना, तो उस एंगल को मैं आई एंगल बोल दूंगा। यहाँ पे जो भी इंसिडेंट एंगल अर्थात आपतन कोण, परावर्तन या फिर आप क्या बोलते हो उसे, अपवर्तन कोण ले लो, आपतन कोण ले लो, परावर्तन कोण ले लो, उसकी सारी कैलकुलेशन किससे होगी, इस पृष्ठ से जो इन दोनों को विभाजित करता है, माध्यमों को विभाजित करता है, उससे लेनी है तरंगाग्र। और इसके साथ में ले लिया। अब ए पहले पहुंच रहा है, बी अभी भी दूर है इस पृष्ठ से। कहानी ऐसे लेनी है अपन को, ठीक है ना। और यहां पर इस बिंदु पर एक पृष्ठ के साथ अभिलंब खींच देना है, डैश डैश। अब आपको पता है कि जो प्रकाश संचरण की दिशा है, और या फिर कहूं मैं कि जो आपकी प्रकाश किरणें हैं आपके तरंगाग्र की क्या होती है, लंबवत होती है। तो मैंने ए बी बिंदु से लंबवत किरणें खींच दी और ए बिंदु से लंबवत किरणें खींच दी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। जिस बिंदु पर आपका प्रकाश किरण काट रही है, ए बिंदु पर काट रही है, और वहां पे अभिलंबी बनाए, तो वो आपतित किरण और इसके साथ एंगल कितना हो जाता है, आई हो जाता है, जो अपन ने किरण प्रकाशिकी में देखा हुआ है। लेकिन अपनी सारी कैलकुलेशन तरंग के हिसाब से चलेगी। तो ये तो सिर्फ संबोधन करने के लिए, समझाने के लिए कि आई पिराने वाले में कैसा बनता था, ए ऐसा बनता था। तो हमारी ए प्रकाश की किरण की दिशा या फिर हमारे तरंगाग्र की दिशा क्या हो जाएगी, ए डैश से ए की तरफ, या फिर बोलूं बी से सी की तरफ। ठीक है ना, हम ऐसे की ओर आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, अब अगला काम, अब क्या होगा, अब काम क्या हो रहा है, इस पे फोकस करना। ए बिंदु पहले पहुंच रहा है, बी बिंदु बाद में है, अभी भी दूर है, अभी सी तक नहीं पहुंचा है, वो दूर है। ए बिंदु पहुंच चुका है, तो समय बीतता जा रहा है। तो ए बिंदु पहले पहुंच चुका है, तो ए बिंदु पहले डुबकी गंगा जी में नहा लेगा, तो ये पहले चला जाएगा। लेकिन बी अभी तक सी तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। अब मैं मान के चलता हूं कि बी को जब तक सी तक पहुंचने में जितना समय लगा वो क्या है, टी है। कितना है, टी समय। बी से सी तक पहुंचने में टी समय लगा, तो उतने समय में आपका ए बिंदु कुछ ना कुछ चल चुका होगा। लेकिन हमें इतना पता है कि भाई साहब आपने जितनी दूरी बी से सी तक तय की है टी समय में, तो टी समय में ये ए से कहीं पर भी मैं ट्रेवल करूंगा वो कम होगा, क्योंकि निर्वात में आपकी स्पीड ज्यादा होती है, चाल ज्यादा होती है, और सघन माध्यम में चाल कम हो जाएगी। चाल कम तो दूरी कम, चाल ज्यादा तो दूरी ज्यादा। तो ये मान कहीं ना कहीं कुछ कम आएगा। लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है कि हमारा जो अपवर्तित तरंगाग्र बनेगा कहाँ। ठीक है ना, हमें नहीं पता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा तरीका किसने दिया था, हाइगेंस भाई साहब ने दिया था। तो हाइगेंस भाई साहब का इस्तेमाल, हाइगेंस भाई साहब के सिद्धांत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिद्धांत क्या कहा था कि प्रकाश तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में संचरित होता है, और
प्रत्येक द्वितीयक तरंगिका का तरंगाग्र स्रोत के रूप में कार्य करता है। जो मतलब तरंगाग्र के जो प्रत्येक बिंदु होगा ना, वो द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए स्रोत के रूप में कार्य करेगा। तो आपका जो प्राथमिक तरंगाग्र है वो आपतित तरंगाग्र है। अब ये नई जो द्वितीयक तरंगिका होगी, यहाँ से यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि सेम स्पीड है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, स्पीड चेंज हो गई है। तो यहाँ पे जो द्वितीयक तरंगिका बनेगी वो कहाँ पे बनेगी हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो द्वितीयक तरंगिका कैसे बनाते थे, चाल इंटू दूरी से, दूरी की आर दूरी की त्रिज्या खींचते थे। आर दूरी की त्रिज्या खींचेंगे तो उसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, और त्रिज्या कितनी आएगी, टी समय चली गई दूरी, टी समय में चली गई दूरी। तो टी समय में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, मुझे आर निकालना है, दूरी निकालनी है। तो इसमें मेरा वेग कितना है माध्यम 2 में, v2 कितना है, v2, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय, और इसको समय से गुणा कर दो। तो r कितना हो जाएगा, v2 इंटू टी। तो आपको क्या करना है भाई साहब, यहाँ पर v2 इंटू टी त्रिज्या का गोला खींचना है ए बिंदु से, ठीक है ना। माध्यम 2 में v2 इंटू टी त्रिज्या का गोला खींचना है। खींचो, ये खींच दिया सर। अब क्या करना है, मुझे द्वितीयक तरंगिका प्राप्त करनी है। द्वितीयक तरंगिका आपकी क्या हो जाएगी, फिर परावर्तित तरंगाग्र हो जाएगी। टी समय पश्चात जो प्राप्त तरंगिका होगी ना, जब आप अंदर घुस जाओगे किसी माध्यम में, तो वो मिल जाएगी। आपने v2 इंटू टी का त्रिज्या का गोला खींच दिया। अब गोला खींचा, अब क्या करो आप, इस सी बिंदु से क्या करो, सी बिंदु से स्पर्श, ये इस गोले पर स्पर्श रेखा खींच दो। क्या खींच दो, सी गोले पर स्पर्श रेखा खींच दो। जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हमें कुछ ई बिंदु प्राप्त होता है उस गोले पर। क्या प्राप्त होता है, ई बिंदु प्राप्त होता है। अब जो ये, अब इस जो सी बिंदु से ई पर गोले पर स्पर्श रेखा खींची तो हमें क्या प्राप्त हुए, ई सी रेखा प्राप्त हुई। तो उसे हम बोलेंगे अपवर्तित तरंगाग्र। क्या बोलेंगे, अपवर्तित तरंगाग्र, या फिर द्वितीयक तरंगिका। क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगिका। अभी अपवर्तित हो गई है क्योंकि इसका एंगल, जो एंगल आई था यहाँ पे वो अलग है, और यहाँ पे एंगल जो बन रहा है इसके पृष्ठ के साथ वो अलग बन रहा है। तो ये क्या हो गया, इसमें थोड़ा ओरिएंटेशन में चेंज हो गया। पहले ये देख सकते हैं बिल्कुल इस डायरेक्शन में आ रहा था, अब तो डायरेक्शन टिल्ट हो चुकी है, अर्थात कहीं ना कहीं अपवर्तन हुआ है। लेकिन अपवर्तन अपन को सिद्ध करना है, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकली स्नेल के नियम को सिद्ध करना पड़ेगा इस कंडीशन के लिए। अब हम ए से ई को मिला देंगे, मिला दिया, यह हमारे आर त्रिज्या, और आर का मान कितना था, v2 इंटू टी, ठीक है ना। अब ये आपका चित्र बन चुका है, चित्र बनाने का ये तरीका था, ठीक है। अब चित्रानुसार थ्योरी है ये। पीपी डैश माध्यम 1 और 2 को पृथक करने वाला पृष्ठ है, जिन माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः v1 और v2 है। माध्यम 1 में v1 है और माध्यम 2 में v2 है। यहां तरंगाग्र ए बी क्या था, आपतित तरंगाग्र था, जो ए डैश की दिशा में संचरित होता हुआ माध्यम के अंतरापृष्ठ से आयकोण बनाता हुआ आपतित होता है। मैंने कहा था सारा जो एंगल लेना है अंतरापृष्ठ से लेना, पृष्ठ से लेना, पीपी डैश से ले लिया, ए डैश की दिशा में आ रहा है। माना तरंगाग्र ए बी बीसी दूरी चलने के लिए, तरंगाग्र ए बी बीसी दूरी चलने के लिए टी समय लेता है। अब आपको पता है ए बिंदु अभी पहले जल्दी पहुंच गया था, बी बिंदु अभी दूर था, तो बी से सी दूरी चलने के लिए वो कितना समय लेता है, टी समय लेता है। तो बीसी का मान कितना हो जाएगा, v1 इंटू टी, अर्थात निर्वात में चली गई दूरी, बी से सी निर्वात में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, वेग इंटू समय। तो निर्वात में वेग कितना था, v1, ठीक है ना, माध्यम 1 निर्वात, और समय कितना हो जाएगा, टी। अब अपवर्तित तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए बिंदु ए पर समान समय टी, सेम समय लेंगे टी, बी से सी तक चलने में समय, और ए से जिस बिंदु तक चलेंगे वो उसका समय टी लेंगे। अब उस दूरी को ज्ञात करेंगे कि भैया वो ए बिंदु से उस माध्यम में कितना चल चुका होगा। फॉर्मूला वही है दूरी ज्ञात करने का, वेग इंटू समय, लेकिन वेग किसका हो जाएगा, उस माध्यम का जिस माध्यम में चल रहे हैं। तो ए बराबर हो जाएगा v2 इंटू टी, आर त्रिज्या का जो मान है, समान त्रिज्या ए बराबर v2 इंटू टी त्रिज्या का क्या कर देंगे, गोला बना देंगे। क्या कर देंगे, गोला बना देंगे, गोला बना दिया। अब सी बिंदु से, जिस बी से सी तक चले थे ना अपन, उस सी बिंदु से उस गोले पे क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे।
जो मिलेगी हमें सीई के रूप में, वही क्या हो जाएगी हमारी अपवर्तित तरंगाग्र या द्वितीयक तरंगिका। ठीक है, ये थ्योरी आपको मैंने पहले ही बोल दी थी, वही चीज है। अब गणितीय व्याख्या, आपने थ्योरिटिकल समझा दिया, चित्र भी बना दिया, चित्र का भी वो मार्क्स मिलता है, थ्योरी का भी मार्क्स मिलेगा। अब ये गणितीय व्याख्या है। गणितीय व्याख्या मतलब अपन को इसमें सिद्ध करना है। अगर आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो, अपवर्तन, अपवर्तन सिद्ध करने के लिए एक ही तरीका है कि आप इसमें स्नेल के नियम को सिद्ध कर दो। क्या कर दो, स्नेल का नियम को सिद्ध कर दो। अर्थात साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। वही अपन को, मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियत नंबर होता है, नियतांक आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को फिर तो साइन आई और साइन आर निकालना पड़ेगा। साइन आई निकालेंगे, साइन आई ये वाला आई है, साइन आई बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये आई यहां पे है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, एसी। बीसी तो क्या है, कर्ण है, सॉरी लंब है, और एसी क्या हो जाएगा, कर्ण। तो BC अपॉन AC, BC का मान कितना है, अपन ने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, क्या है, V1 इंटू टी। B से C तक चली गई दूरी T समय में, V1 इंटू टी, और AC रख देते हैं। साइन आर निकालते हैं, साइन आर नीचे वाले ट्राइंगल में मिलेगा। नीचे वाले ट्राइंगल में देखें, साइन आर वही होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, वही AC हो जाएगा। तो AE अपॉन AC हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, V2 AE, ए से ई तक चले थे जो दूसरे माध्यम में, ए से ई चले तो कितना आया था वो, उस माध्यम में वेग या चाल इंटू समय, जितना समय हमने लिया था, V2 इंटू टी हो गया, और नीचे कितना गया, AC। ये सेकंड समीकरण होगी। अब यहाँ आई और आर क्या है, क्रमशः आपतन और परावर्तन कोण ही हमने पहले बात कर लिया था। पहली और दूसरी कंडीशन से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, अनुपात लेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, कितना आ रहा है, V1 अपॉन V2। ये तो अपना स्नेल का नियम नहीं है। सर ये नियतांक आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं है। V1 और V2 है, इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं। तो V1 और V2 को क्या लिख सकते हैं, नियतांक क्या आता है, अपवर्तनांक के रूप में आता है। क्या आता है, अपवर्तनांक के रूप में आता है। तो इसको अपवर्तनांक, अपवर्तन के रूप में कन्वर्ट करें V1 और V2 को, कैसे करेंगे, अपवर्तन के फॉर्मूले में V1 अर्थात वेग का क्या रिलेशन होता है अपवर्तन के फॉर्मूले से, निरपेक्ष अपवर्तनांक से हम क्या कर सकते हैं, इसका रिलेशन निकाल सकते हैं, वेग और अपवर्तनांक का। और इसमें बोल रहा है समीकरण 3 से प्राप्त निष्कर्ष, यदि R इज लेस देन I है, अर्थात किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ती है, किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ती है, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 से कम होगी। ये निष्कर्ष निकलता है, देखो मैं समझाता हूं। साइन आई अपॉन साइन आर आया, क्या आया था, V1 अपॉन V2, यही आया ना। तो इसमें बोल रहा है कि भाई साहब यदि, और आपको पता है V2 क्या है, कम है V1 से, ये अपन को पता था, मतलब सघन माध्यम में कम हो जाती है चाल। और इससे भी निष्कर्ष निकल रहा है, यदि साइन आई शुरुआत में आपतन कोण ज्यादा है, साइन आई का मान ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात साइन आई क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, आर से, साइन आर से। ठीक है ना, तो इससे भी निष्कर्ष निकल रहा है, अगर हमें V1 और V2 नहीं पता, हमें नहीं पता कि V1 बड़ा है या V2 बड़ा है, लेकिन सर जब हम देखेंगे कि आपतन कोण ज्यादा आ रहा है और अपवर्तन कोण कम आ रहा है, तो इससे रिलेशन निकल जाएगा कि V1 ज्यादा होगा, ऊपर बड़ा मान आएगा और नीचे छोटा मान आएगा, तो ये इसके बराबर है, अर्थात V1 बड़ा होगा और V2 छोटा होगा, तभी तो बराबर होंगे ना, ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा, ये ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा। इससे निष्कर्ष निकल जाएगा कि V2 इज लेस देन V1। इससे भी निष्कर्ष निकाल सकते हो अगर आपको पता नहीं है, ठीक है ना, कि भाई V2 ज्यादा है या कम है, तो इससे भी निष्कर्ष निकाल सकते हो। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय उस माध्यम में, प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय उस माध्यम में, फिर से गलत बोल रहा हूं मैं, प्रकाश की निर्वात में चाल डिवाइडेड बाय प्रकाश की उस माध्यम में चाल, तो वो N1 निकल के आ जाता है, N1 बराबर C/V1 हो जाएगा और N2 बराबर C/V2 हो जाएगा। ठीक है ना,
ये रिलेशन है वेग और अपवर्तनांक का। तो कहीं ना कहीं हम इससे अगर जब डिवाइड करते हैं तो n1/n2 आता है, तो c/v1 हो जाएगा और c/v2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, n1/n2, v2 c से c कट जाएगा, v2 ऊपर चला जाएगा, v2/v1 हो जाएगा। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि n1/n2 क्या होता है, v2/v1 होता है। क्या होता है, v2/v1। तो मैं अगर इसको उल्टा करूँ तो n2/n1 कितना हो जाएगा, वन पहले माध्यम के रेस्पेक्ट में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, v1 डिवाइडेड बाई v2। ठीक है ना, ये निष्कर्ष निकल रहा है। अब तीसरी जो समीकरण थी उसमें डालेंगे अपन। तीसरी समीकरण क्या थी, साइन आई अपॉन साइन आर, इसको साइन आई अपॉन साइन आर, v1/v2 था, और v1/v2 अभी क्या निकल के आया, n2/n1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n2/1, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो अर्थात ये वाली जो समीकरण है आपकी, कैसी कौन सी समीकरण है, स्नेल का नियम है, या फिर बोल सकते हैं स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम है। तो इससे सिद्ध होता है कि आपका जो हाइगेंस द्वारा जो नियम दिया गया था वो प्रकाश के अपवर्तन को फॉलो करता है। ठीक है ना, ये सिद्ध हो गया था। डायग्राम बनाओगे, सबसे पहले डायग्राम ढंग से समझना है, फिर उसके बाद उसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है कि क्या क्या घटना हो रही है, क्या क्या कैसे बनाया आपने। फिर उसके बाद गणितीय व्याख्या देनी है कि भाई साहब यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, तो स्नेल के नियम को स्नेल के नियम की इसको पालना करनी होगी। तो हमारे पास ज्यामिति के जितने भी नियम थे उनका इस्तेमाल करके हमने सिद्ध कर दिया कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या है, n2/n1 है, तो जो कि क्या है, स्नेल का नियम है। ठीक है, अगला केस, यदि इसमें स्पेशल केस है, अलग आवृत्ति से रिलेटेड है कि आवृत्ति बदलती नहीं बदलती। यदि मैं BC को, जो B से C चले थे, उसको λ1 मान लूं, और AE को, जो A से E चला था दूसरे माध्यम में, उसको λ2 मान लेता हूं। ऑब्वियस ही बात है, पहले निर्वात में अलग वेवलेंथ रहेगी और सघन माध्यम में अलग वेवलेंथ रहेगी। λ1 λ2 ले ली। λ1 और λ2 क्रमशः माध्यम 1 और माध्यम 2 में प्रकाश की तरंग दे रही है। क्या है, तरंग दे रही है, एक तरीके से तरंग की लंबाई होती है। ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो λ1 एक्चुअल में BC है, λ2 एक्चुअल में AE है। BC अपॉन AE, BC का मान क्या था, V1 इंटू टी, और AE का मान क्या था, V2 इंटू टी। टी से T गया तो क्या बचा, V1 अपॉन V2। अर्थात अपन क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। λ1 को इधर लेके चले गए, V2 को इधर लेके चले, अपने पास क्या बचा, V1 अपॉन λ1 और V2 अपॉन λ2। ये क्या होता है, न्यू। क्या होता है, न्यू। न्यू अर्थात आवृत्ति। V/λ क्या होता है, न्यू होता है। क्या होता है, न्यू। कैसे, न्यू एक आवृत्ति अर्थात इसका मात्रक होता है प्रति सेकंड। तो V का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और λ होता है लंबाई, होता है वो मीटर में हो जाएगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल, बचेगा क्या, 1/सेकंड, अर्थात प्रति सेकंड। प्रति सेकंड क्या होता है, आवृत्ति होती है। तो इधर भी आवृत्ति, अर्थात इससे निष्कर्ष निकलता है कि वेग चाहे बदले तरंग दैर्ध्य नहीं बदलेगा, वो है आवृत्ति। आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता जब आपके माध्यम में परिवर्तन होता है। कितना अपवर्तन करा लो आप, लेकिन आपकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन जो होना है वो वेग में होगा और आपके तरंग दैर्ध्य में होगा। ठीक है, समीकरण 7 से स्पष्ट होता है कि जब तरंग सघन माध्यम में अपवर्तित होती है तो V है, ये क्या है, V1 इज ग्रेटर देन V2, अर्थात हम निर्वात से किस में जा रहे हैं, सघन माध्यम में। तो निर्वात में स्पीड ज्यादा होती है प्रकाश की और सघन में कम होती है, तो तरंग दैर्ध्य तथा संचरण की चाल कम हो जाती है। जैसे स्पीड ज्यादा तो तरंग दैर्ध्य भी ज्यादा, स्पीड कम तो तरंग दैर्ध्य भी कम, लेकिन आवृत्ति वही की वही रहती है, V/λ। ठीक है, तो आवृत्ति, ये इफेक्ट याद रखना, आवृत्ति कभी नहीं चेंज होती है अपवर्तन के दौरान, बदलता है तो वेग और तरंग दैर्ध्य। अगर माध्यम समान है तो कोई नहीं बदलेगा। फिर अगला इसी में केस है, जब हम इस कंडीशन को रिवर्स कर देते, पहले हम कहां पे जा रहे थे, निर्वात से सघन माध्यम में जा रहे थे, अब सघन से निर्वात में जाएंगे। सारा नोटेशन सबका सब वही रहेगा, जब बस माध्यम 1 पहले क्या था, निर्वात था, अब माध्यम 1 क्या हो गया, सघन। क्या हो गया, सघन, और माध्यम 2 क्या हो गया, निर्वात हो गया। बाकी सब सारी चीजें वैसी की वैसी है। आपतित किरण सघन माध्यम से आ रही है, समतल आ रही है।
ठीक है ना, सघन माध्यम से इसमें जा रही है, ठीक है ना, इसमें वही चीज होगी, बस सघन माध्यम में स्पीड कम है तो इसलिए बी से सी जिस बिंदु पर जा रहे हैं टी समय में, वो दूरी क्या हो जाएगी, अगर टी समय में इतना जा रहे हैं बी से सी टी समय में, वहीं मैं जब निर्वात में जाऊंगा तो टी समय में मैं क्या हो जाएगा, निर्वात में जा रहा हूं तो निर्वात में चाल बढ़ जाएगी, अब यहाँ पे V2 का मान ज्यादा है तो चाल बढ़ जाएगी, और उसी उतने ही समय से गुणा करूंगा तो ऑलरेडी मेरी चाल तो ज्यादा है, समय दोनों में बराबर है, इसमें निर्वात में चाल ज्यादा और इसमें कम, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आर का मान क्या आएगा, अब ज्यादा आएगा, क्या आएगा, ज्यादा। पहले अब ऐसे जा रहे थे, अब यहाँ से अपवर्तन के बाद ऐसे मुड़ जाएंगे, ठीक है, सारा का सारा वही का वही खेल है और कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब इसमें पिछले वाले में BC ज्यादा था और AE कम था, अब जब सघन से विरल में जा रहे हैं तो BC कम रहेगा, AE ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि AE किस में है, इस बार निर्वात में है। परिभाषा और संकेतक पिछले उदाहरण जैसे ही रहेंगे, परंतु माध्यम 1 सघन और माध्यम 2 विरल हो जाएगा। यहाँ अपवर्तन कोण R और आपतित कोण I से बड़ा होगा, पिछले वाले में I बड़ा था और आपका पिछले वाले में I बड़ा था और R छोटा था, यहाँ पे अपवर्तन कोण आपतित कोण से बड़ा होगा बस। तो स्नेल के नियम से हम लिख सकते हैं N1 sin I बराबर N2 sin R, ठीक है ना। और क्रांतिक कोण के लिए कंडीशन क्या होती है हमें पता है, क्रांतिक कोण की कंडीशन सीधी सीधी बात बोलते हैं अपन, साइन IC जो होता है विरल बटा सघन होता है, विरल यहाँ पे अपन N2 माध्यम दूसरा माध्यम ले रहे हैं निर्वात, और सघन माध्यम जो है N1 ले रहे हैं। मैं सीधा सीधा मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैं ये फॉर्मूला बताता हूँ बच्चों को, आप N2/N1 मत पढ़ा करो बिल्कुल भी, इस नोटेशन पे मत जाया करो, नोटेशन पे किस पे जाया करो, सिर्फ कि क्रांतिक कोण का मान विरल बटा सघन होगा, विरल बटा सघन होगा, विरल बटा सघन होगा। अब विरल जो है उस विरल वाले का मान रखो और सघन वाला है जो सघन वाले का मान रखो, अर्थात ऊपर बड़ा मान आएगा, छोटा मान आएगा, नीचे बड़ा मान आएगा, ठीक है। तो जब साइन IC अर्थात यहाँ पे I की कंडीशन क्या डालेंगे, IC डाल देंगे, ठीक है ना। तो IC डालिए, साइन IC बराबर मतलब मेरा जो आपतन कोण है IC रख दिया है मैंने, तो साइन IC किसके बराबर होता है, N2/N1 के, तो यहाँ पर साइन IC की जगह क्या कर दूंगा, N2/N1, N1 से N1 कैंसिल, बचेगा क्या N2, और N2 से N2 कैंसिल, बचेगा क्या साइन R बराबर 1, कितना बचेगा, साइन R बराबर 1, अर्थात साइन R बराबर 1 तब होता है जब R का मान 90 हो जाएगा। इससे निष्कर्ष निकलता है क्रांतिक कोण कब मिलता है, ऐसा कोण आपतन कोण का ऐसा मान जहां पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, वही क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है। तो ये क्रांतिक कोण की घटना के लिए है, साइन R हो गया। अतः स्पष्ट है कि I का मान जब IC से ज्यादा होगा तो कोई भी अपवर्तित तरंगाग्र नहीं प्राप्त होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वो क्रांतिक कोण पर 90 डिग्री पर जाते हैं, और क्रांतिक कोण से छोटे कोणों पर क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्रांतिक कोण IC से अधिक सभी आपतन कोण I के मानों के लिए तरंग का क्या होगा, पूर्ण परावर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो सारी चीजें है ना अपने किरण प्रकाशिकी में पढ़ रखी है, बिल्कुल वैसी की वैसी, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। किरण प्रकाशिकी अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, बस यहाँ पे तरंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे ज्यादा नहीं है, कंसेप्ट वही के वही है, ठीक है ना। पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, कंसेप्ट वही के वही, स्नेल के नियम वही के वही है, तो आपका स्नेल का नियम पता होना चाहिए। अपवर्तन की अगर कंडीशन कर रहे हो, अगर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फिर परावर्तन, तो फिर वहां पे परावर्तन की कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अगर आप हाइगेंस के सिद्धांत का नियम का इस्तेमाल कर रहे हो तो परावर्तन का सिद्ध करना है, तो परावर्तन को सिद्ध करने के लिए एंगल I एंगल R के बराबर होना चाहिए, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी ये चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है। तो धन्यवाद, राधे राधे, बाय बाय, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलेंगे अगले लेक्चर में।